जय हिंद बच्चों। मैं आप लोगों की सुजाता मैम, सोशल स्टडीज टीचर, आज आप लोगों को सबको स्वागत करती हूँ आज के भूगोल की विषय में। ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़े थे। पहले भूगोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यूनिवर्स, ओके। गैलेक्सी के बारे में पढ़े थे, सोलर सिस्टम में जो होता है वो सब बारे में पढ़े थे। ठीक है, अर्थ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। ठीक है, इसमें क्या है? जल है, जीवन है, वायु है, सनलाइट है। इसके वजह से यहाँ का जो सॉयल का जो मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, एक जीवन के लिए, वृक्ष के लिए, पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए, जानवरों के लिए ये एक अच्छा ग्रह है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन बच्चों, आज का जो विषय है वो है एक डिफरेंट टाइप का। इट मीन्स जो कि आजकल हो रहा है ज़्यादातर के, वो है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा जो होती है, जो हमारे पृथ्वी में होता है। और लगभग ये सब चीज़ें ना सिर्फ मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि जानवरों के जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर, जो कि है प्राकृतिक आपदा, विपर्यय। ठीक है, ये देख लीजिए, ये लिस्ट है क्या क्या होता है नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक, फ्लड, भूकंप, बाढ़, आग्नेय उद्गिरण, भूस्खलन और सुनामी। ठीक है, जो समुद्र के अंदर होता है ना, वो वाला बाहर आ जाता है, जो वेव्स हम लोग वीडियो में देखते हैं। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, होता कैसे, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और साइक्लोन, चक्रवात, ड्रॉट, सूखा, ये सब हमारे जीवन में बहुत कुप्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने में काफ़ी हैं। कभी कभी हम लोग सोचे भी नहीं होते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे केदारनाथ में आया था, बादल फटने की वजह से फ्लड आ गया था ना केदारनाथ में। तो वहाँ पर किस हिसाब से रातों रात लोग कितने मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, वो सब आप लोगों को अच्छे तरह से याद है कि वहाँ की मंदिरों में कैसे पानी आया था, कैसे एक पत्थर ने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था। वो तो एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल बात है। ठीक है, तो फ्लड जो होता है बेटा, और अर्थक्वेक, और ये सब नेचुरल डिजास्टर हम लोगों की लाइफ को पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप होता है। ये देख लीजिए, एक इमेज है अर्थक्वेक का। आप लोग इसको, जो इसमें से आपको नोट करना है, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अर्थक्वेक जो है ऐसे होता है। और ये क्यों होता है अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट, मैंने आप लोगों को क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सरफेस के बारे में पढ़ाया था। तो ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, और बीच का मेंटल, और फिर कोर। एक प्लेट जाता है हमारे पूरे विश्व में, पृथ्वी में एक अंदरूनी प्लेट जाता है जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, जो कि जहाँ पर से दरारें आके उसकी जो प्रेशर आता है ऊपर की तरफ, एनर्जी जो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती है ना टेक्टोनिक प्लेट में, वो ऊपर की तरफ, पृथ्वी की ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, और जहाँ पर वो अर्थक्वेक दिखता है, जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला क्रैक है। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया को एपिक बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर, जो कि टॉप लेवल वाला होता है। ठीक है, और जहाँ से ओरिजिनेट होता है ना, हाइपिक सेंटर बोलते हैं, फोकस, उसको बोलते हैं फोकस। जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मिट्टी के नीचे से जहाँ से इसका एनर्जी ऊपर आता है, उस सेंटर को फोकस बोलते हैं। और ऊपर के सेंटर को, सतह को क्या बोलते हैं, जहाँ क्रैक हुआ है? एपिक सेंटर। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लार्जेस्ट अर्थक्वेक, अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप कहाँ पर दिखाई दिया था आज तक का? ये है चिली में, 1960 में, सन 1960 में चिली में, चिली देश में
ये भूकंप दिखाई दिया था, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला दिखाई दिया था, वो है 9.5 मैग्नीट्यूड। 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर रिकॉर्ड किया गया था चिली में, ठीक है, सन 1960 में हुआ था। और सिस्मोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रांच है, जहां से हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? सिस्मोलॉजी, याद रखेंगे। और अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को किस में हम लोग मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं? रिचर स्केल। रिचर स्केल हमको बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड का वहां पर अर्थक्वेक हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थक्वेक का जो वीडियो आता है, ठीक है, उसमें कैसे होता है, लोग वाग ऐसे ही नॉर्मल जाना आना कर रहे हैं मार्केट में, अचानक से जमीन हिलता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए एक तो वहाँ एक जगह बैठ जाएंगे, पैनिक नहीं होना है, इससे बचने के भी हम लोग तरीका जानेंगे। अचानक से बैठ जाते हैं, कोई लकड़ी के मोटा वाला कहीं पर छत जैसा हो, उसके नीचे, टेबल के नीचे बैठ जाने के लिए बोला जाता है कि अर्थक्वेक जब भी होता है पैनिक होके इधर उधर नहीं होके जहाँ हो वहाँ स्थिर रहो और टेबल के नीचे घुस जाओ अगर घर में हो। एक जगह में तो दिखाया था, लास्ट जो अर्थक्वेक हुआ था तो वहाँ पर हॉस्पिटल में मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर लोग भी वहाँ पर, नर्स और मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर लोग और नर्स लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन को पीछे करके, क्योंकि हम तो दौड़ जाएंगे, जो पेशेंट है वो तो नहीं दौड़ पाएंगे, उनको बचाने के लिए भी उनके बेड को पकड़ के पूरा खड़े थे और उन लोगों को भी बचा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ के वो लोग खड़े थे। ह्यूमैनिटी है, मानविकता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक में बहुत सारे जीवन की हानि होती है बच्चों, और इसमें क्या होता है, सिस्मोलॉजी के जरिए हम लोग इसका पाठ पढ़ते हैं। और 9.5 मैग्नीट्यूड जो चिली में सन 1960 में हुआ था, अभी तक का सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है। अब इसको लिख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है। ये क्यों होता है? ज़्यादातर के अगर मिट्टी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होती है, उसकी एनर्जी को वो रिलीज करने के लिए ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ मूवमेंट हो के सरफेस को क्रैक कर देता है, अर्थक्वेक, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लड, बाढ़। बाढ़ क्यों होता है? बाढ़ होते हैं, सबको पता है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से, हेवी रेनफॉल, ठीक है, बादल की फटने की वजह से, जो मैंने बताया आप लोगों को केदारनाथ में, ठीक है। उसके बाद डैम का टूट जाना, अचानक से कभी कभी डैम टूट जाता है ना, पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो डैम भी टूट जाता है, तो अगल बगल सारे गांव को ऐसे के बहा के ले जाता है। तो फ्लड जब होता है तो रिवर की दोनों साइड में वाटर ओवरफ्लो होके दोनों साइड में ऐसे करके फैल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो गांव डूब जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, और इसमें बहुत धन जीवन हानि होती है, एनिमल्स मर जाते हैं, ट्रीज बहुत सारे टूट जाते हैं, इधर उधर गिरे रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की वजह से फ्लड होता है? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉर्म्स, आंधी तूफान ज़्यादा आएगी और पानी का हिलना, है ना, पानी, अर्थक्वेक भी हो जाएगा तो वहाँ पर भी पानी का हिलना हो जाता है, पानी फैल जाता है चारों तरफ, डैम का ओवरफ्लो होना, स्नो और आइस मेल्ट, बर्फ़ की जो होती है ना, ग्लेशियर वगैरह जब पिघलता है, गिरता है ना बर्फ़, आइस मेल्ट होती है, तो नदी की जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, साइड की तरफ वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ईजी बात है, हम लोग बचपन में भी खेलते थे ना, पानी पानी खेलते थे, कैनाल बनाते थे, कुआं बनाते थे, ओवरफ्लो हो जाता है तो बाहर फैलता है, इजी सी बात है। आइस मेल्ट, ठीक है, पुअर ड्रेनेज, डिफॉरेस्टेशन, अगर ज़्यादा लकड़ियाँ काटेंगे, जंगल काट देंगे तो पानी आराम से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जंगल रहेगा तो पानी वहाँ पर थोड़ा सा जमा हो जाता है ना, पेड़ पौधे रहेंगे तो उसको थोड़ा सा जमा हो जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, देखो अचानक से अगर गर्मी का दिन है और क्लाइमेट चेंज हो गया, अचानक से तेज़ बारिश आ गई, अचानक से तेज़ आंधी तूफान आ गई और बारिश हो जाती है, गर्मी के दिन में बारिश ज़्यादा हो गया, लगातार बारिश हो जाएगी, तो किसी भी सीजन में फ्लड आ जाता है, ओके। फ्लड, देखो अभी तक का सबसे बड़ा फ्लड जो था वो चाइना में सन 1931 में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और इसके रिवर के नाम आप लोग याद रखेंगे,
नोट डाउन करेंगे। सन 1931 में चाइना में सबसे बड़ा बाढ़ आया था, फ्लड आया था, और इसके रिवर का नाम है यांगजे, येलो रिवर और हुआई रिवर। ये रिवर में बाढ़ आई थी। ये रिवर के वजह से वहां पर बहुत धन जीवन हानि हुई थी सन 1931 में चाइना में। कौन से देश में? चाइना में। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन? नोट कर लिए? पहले का नोट कर लिए, अर्थक्वेक का कहां पर आया था? कौन से कंट्री? चिली, चिली। ठीक है, फिर चाइना में फ्लड, उसके बाद आ जाएगा साइक्लोन यानी कि चक्रवात। ठीक है, देखिए ये है साइक्लोन। ये किस वजह से होता है? हवा की गर्मी जो हीट होती है समंदर के ऊपर। साइक्लोन कहाँ आते हैं? समंदर के ऊपर आते हैं, है ना। लो प्रेशर बोला जाता है किस चीज को? लघुचाप, हिंदी में उसे बोलते हैं लघुचाप। क्यों होता है? समंदर के ऊपर की वार्म वाटर के वजह से वहां की जो हवा होती है ना, वो क्या होता है? गर्म होता है, हीट। ठीक है, वो पानी की गर्मी की वजह से वहां के टच होगा हवा, तो उसको, हवा को भी गर्म कर देगा। ठीक है, कहीं पर हम लोग रहते हैं, अगर वहां पर आग जलाया जाए तो वहां की हवा गर्म हो जाता है। तो पानी की हीट की वजह से, समंदर की हीट वाटर, हॉट वाटर की वजह से जब उसके हवा के साथ टच होता है, हवा वार्म होके ऊपर लो प्रेशर देता है, उसे बोलते हैं लघुचाप। इतने जोर से लो प्रेशर होता है कि वो साइक्लोन का रूप ले लेता है, क्योंकि समंदर तो छोटा चीज नहीं है ना, पृथ्वी के मैक्सिमम तो ले ही लिया है समंदर ने। ठीक है, पानी ही पानी है, तो उसके जो सारे प्रेशर अगर मिलेंगे, साइक्लोन हो जाता है समंदर के अंदर। तो वो साइक्लोन ऐसे दिखता है स्पेस से। ठीक है, ऐसे साइक्लोन अगर होगा बेटा, तो इसके चारों तरफ इसके जो हवा बहेंगे ना, वो संभाल नहीं सकते हम लोग। तो वो क्या होता है? वो हवा फैल के पूरा किनारों के तरफ उसकी हवा चलते हैं, और ऐसे वाला जो इसका असर पड़ता है ना, सोच भी नहीं सकते कि कैसे होते हैं। लोगों को अलर्टमेंट भी नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए आजकल बहुत सारे मशीन वगैरह बन गए हैं कि ऐसे चीज़ें होने से पहले अलर्ट कर दिया जाए कोस्टल एरिया में, ताकि सायरन बजे या फिर अलर्ट कर दिया जाए कि 1-2 दिन के बाद लघुचाप आने वाले हैं। प्रायर वेदर का रिपोर्ट, है ना, पहले से दे दिया जाएगा तो लोग बच सकते हैं। ओके, तो ये वाला चक्रवात देखो कब हुआ था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट डेंजरस साइक्लोन टी-वेट येट 1979 नियर जापान पैसिफिक ओशन। 1979 में जापान में सबसे बड़ा साइक्लोन देखने के लिए मिला था, जापान में, जापान के देश में। पैसिफिक ओशियन कहाँ पर हुआ था लघुचाप? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में, जापान में देखने के लिए मिला था 1979 में, सबसे बड़ा साइक्लोन। ओके, उसके बाद साइक्लोन इससे बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ है बहुत सारे जगह में हुआ है, बाकी कंट्रीज में। साइक्लोन से बचने का बस यही तरीका है कि उससे पहले अगर वेदर रिपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है तो कोस्टल एरिया में ना जाएं, उससे हम ज़्यादा नहीं बच सकते, बिकॉज ये नेचुरल डिजास्टर है, ये प्रकृति के ऊपर है। जब प्रकृति गुस्सा हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि हम लोग भारसाम्य में या फिर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रहे हैं। बहुत टेक्निकल, हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ गया है, बैलेंस नहीं रह रहा है, जिसके वजह से ये सब चीज़ें होते हैं। ठीक है, गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होगी। तो साइक्लोन से बचने के लिए बस एक ही तरीका है कि अलर्टमेंट दिया जाए लोगों को कि ये कुछ दिन के लिए आप लोग समंदर के किनारे मत जाइए, साइक्लोन आने वाले हैं। पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, कई जगह में जहाँ पर मछुआरे जाते हैं समंदर के अंदर, वहाँ पर उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि आप इतने दिन तक मछुआरे आप लोग समंदर के अंदर ना जाओ। कोई भी आते हैं टूरिस्ट तो समंदर के पास मत जाइए, साइक्लोन आने वाली है। ठीक है, अलर्टमेंट लेना स्टार्ट होता है। फिर ड्रॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉट? ये होता है सूखा। क्यों होता है सूखा? सबको पता है, अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा। क्या बोलते हैं उसको, एकदम से गर्मी, तेज धूप होती है ना, तब भी सूखा पड़ता है। अगर मिट्टी थोड़ा सा मॉइस्चर है, पूरा तेज गर्मी में सूखा पड़ता है। इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन इसमें इफेक्टेड होते हैं? किसान। कौन?
किसान, एग्रीकल्चर के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा लोग भूखमरी पे भी आ जाते हैं क्योंकि खेती नहीं हो पाती है ना। तेज सनलाइट की वजह से क्लाइमेट पे जो असर आता है, बहुत सूखा का चांस रहता है और वो कैसे दिखता है कि ज़मीन में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। आप लोग देखिए कितने सारे क्रैक्स आ गए हैं। इसमें सिर में हाथ देख के किसान बैठ जाते हैं बच्चों, रेनफॉल नहीं होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया में सूखा नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो रेनफॉल को गेन करेंगे, है ना। पेड़ पौधे ज़्यादा होने से क्या होता है, रेनफॉल भी होता है, अच्छे से एक इकोलॉजिकल बैलेंस एक बन के रहता है। जितना पेड़ पौधे कम है उतना रेनफॉल कम होता है। जैसे राजस्थान, पेड़ पौधे कम है, रेनफॉल बहुत रेयरली, पानी बहुत कम है वहाँ पर, ठीक है। तो जो सूखा पड़ता है ना बेटा, उसमें बहुत सारे असर पड़ते हैं, देश में फेमाइन आ जाता है, भुखमरी आ जाती है और किसान और जीव जंतु जो भी हैं उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, देन बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होते हैं। इसके लिए हमको इससे बचने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, एफॉरेस्टेशन करना है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करके या फिर हम उसको रैली के ज़रिए या फिर स्कूल लेवल में एजुकेशन के ज़रिए, ऑफिस में, हर तरफ आजकल पेड़ लगाओ, पेड़ उगाओ। ये सब क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमको वनीकरण करना है, फॉरेस्टेशन करना है, जिससे हम लोग ड्रॉट से, सूखे से बच पाएँ। आप देखिए सबसे बड़ा सूखा क्या हुआ था, जिसका नाम था डस्ट बाउल। डस्ट बाउल मतलब क्या होता है, डस्ट, धूल का कटोरा, ठीक है। इसे क्यों बोला गया था, बिकॉज सूखा पड़ गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सन 1930 से 1936 तक चला था। लॉन्गेस्ट ड्रॉट, सबसे लंबा चलने वाला सूखा, पॉइंट ऑफ, इसे नोट करिए। 1930 से 1936 6 साल तक चला था। उस सूखे का नाम दिया गया डस्ट बाउल। 1930 टू 1936 इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रेनफॉल नहीं हुआ था, प्रॉब्लम बहुत हो गए थे, बहुत लोग मर गए थे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था तब कंट्री में, ठीक है। देन देखिए आपके सामने है, कौन सा फोटो है ये, सुनामी, ठीक है। सुनामी में सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों को क्या दिखता है, वीडियो में देखे होंगे आप लोग, नेचुरल डिजास्टर वो जो चैनल होता है ना, ठीक है, उसमें देखे हो आप लोग, यूट्यूब में हर जगह सुनामी, रियल सुनामी का वीडियो देखे होंगे। मैं बहुत देखती हूँ इसको, बिकॉज इसमें एक जो चीज़ दिखाई देता है कि हम लोग पानी से कितना डरते हैं। जब हम नदी में जाते हैं, समंदर में बोटिंग वगैरह होता है, कुछ भी, तो हम लोग पानी को देख के कितना डरते हैं। लेकिन आपके आंखों के सामने अगर पहाड़ के आकार के तरंग आ जाए, माउंटेन के आकार के तरंग आ जाए, तो हमारे आंखों के सामने बस मौत ही दिखेगा। तो सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है बेटा, जो कि प्रकृति की है, उसी का दिया हुआ है। एक क्रोध, गुस्सा, आक्रोश, कुछ भी बोलो, ऐसा लगता है कि प्रकृति माता गुस्सा हो गई, ठीक है। सुनामी ये है, इस तरह का रहता है। और ये कहाँ से होता है, समंदर से होता है। देखिए सुनामी समंदर के अंदरूनी हिस्से से स्टार्ट होता है। देखिए समंदर के अंदर जो अर्थक्वेक होता है, हमने तो लैंड के बारे में पढ़ लिया, सूखे मिट्टी में जो अर्थक्वेक होता है, पानी के अंदर भी अर्थक्वेक होता है। उसके अंदर जो सतह, उसकी मिट्टी के नीचे जाएंगे, उसके अंदर अंदर जो उसका जो रिएक्शन होता है, मान लो वहाँ से भी वोल्केनो होता है। ऐसा नहीं कि समंदर के नीचे वोल्केनो नहीं है, लाइव वोल्केनो अभी भी है ना। और जहाँ पर वहाँ की सतह जब मूवमेंट होती है, उसकी जो मैं बोली थी टेक्टोनिक प्लेट, वो पृथ्वी की बहुत सारी जगह में फैला हुआ है। वो प्लेट जिस एरिया में फैला हुआ है, उस एरिया में लगातार अर्थक्वेक टाइप की चीज़ें होती रहती है। ज़्यादातर के जापान में ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जापान के लोग कौन से चीज़ से घर बनाए हैं, सीमेंट बहुत कम बनता है वहाँ पर, कागज़ के घर बोलते हैं, है ना। और वो लकड़ी, वो क्या बोलते हैं, उसमें पट्टा टाइप के, उस टाइप पे घर बनाते हैं। क्योंकि ना अगर अर्थक्वेक हो भी गया तो वहाँ पर लोग ज़्यादा अपने आप को, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में जब अर्थक्वेक होता है तो एक ही बार में घर वर सब गिर जाता है, तो ज़्यादा धनहानि होती है। तो वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए वो लोग लाइट वेट वाला घर बनाते हैं। जापान में ज़्यादातर के अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो समंदर के नीचे के अर्थक्वेक का जो उसका जो मूवमेंट होता है, तो पूरा वो पानी को ऐसे फैलाता है। आप लोगों ने देखा होगा
गांव में जब हम बचपन में जाते थे ना बच्चों, तो तालाब के किनारे बैठ के आज भी लोग ऐसे कंकड़ फेंकते हैं। अगर कोई तालाब शांत है ना, शांत है, स्थिर है, वहां जाके एक पत्थर फेंक दोगे तो वो पानी के बीच में वो पत्थर गिर के चारों तरफ सर्कल क्रिएट करता है। अब उसी एक्टिविटी से आप लोग रिसर्च कर सकते हो, अपने मन में सोच सकते हो कि समंदर इतना बड़ा है, अगर वहाँ पर अर्थक्वेक होता है उसके नीचे, तो वो पानी को कैसे फैलाएगा? वैसे ही फैलाएगा जैसे हमने देखा। तो वो पानी कहाँ जाएगा? किनारों की तरफ, कोस्टल एरिया को फैलेगा, है ना। जिस तरफ किनारा है उस तरफ जब पानी आ जाए, अंदर तरफ गया तो हमें कोई वो नहीं है, बट जब किनारे की तरफ वो पानी फैलता है तो उसके जो हाइट होती है ना, सबसे हाइस्ट 542 मीटर्स का था, 542 मीटर, ठीक है। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर हाइट वाला वेव जब आता है तो एक सिटी, एक टाउन के 1/4 को भी एक ही बार में तुरंत बहा लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, इससे बहुत लोगों की जीवन हानि होती है। सुनामी का रीजन ये है कि समुद्र के अंदर की, नीचे की सतह में जब मूवमेंट होती है तो वो पानी को कोस्ट की तरफ फैलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा सुनामी कब आया था? नोट डाउन। सबसे बड़ा सुनामी आया था अलास्का, जिस सुनामी का नाम रखा गया था लिटुया सुनामी, LITUYA, लिटुया सुनामी इन अलास्का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1958, सन 1958 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिटुआ नामक एक सुनामी आया था, जो कि बहुत बड़ा सुनामी था। सॉरी, उसकी जो वेव का हाइट था 524 मीटर था बच्चों। कितना था? 524 मीटर। और उसके बाद डेडलीस्ट सुनामी, जो बहुत बड़ा जो सुनामी आया था, वो 2004 में आया था, और जिसका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का था 9.1, 9.1 से 9.3 तक का मैग्नीट्यूड। इसे नोट करेंगे, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट करेंगे, ठीक है। 9.1 से लेके 9.3 तक का मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड रखा गया है। कब हुआ था? सन 2004 में हुआ था। कौन कौन से कंट्री में हुआ था बच्चों देख लो, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंडिया में भी ये सुनामी फैला था 2004 में, और इसमें बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। उड़ीसा में भी इसको फील किया गया, जितने कोस्टल स्टेट थे वहाँ पर ये फील किया गया था, ठीक है। और बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी। लैंडस्लाइड्स क्या बोलते हैं इसको? भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। मतलब पहाड़ के ऊपर से जमीन का धसकना, ओके, जमीन का धसकना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ के जमीन कैसे धसक रहा है बच्चों, आप लोग देख लो। पहाड़ के ऊपर से मिट्टी धसक जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, बिकॉज इतना नहीं पता चल पाता ना, वहाँ पर लोग का जाना आना चलता रहता है, गाड़ियाँ आती रहती है। आप लोग को पता है कि पहाड़ों में कटे हुए ट्रांसपोर्टेशन भी, वहाँ पर रोड बना हुआ रहता है, तो वहाँ पर अचानक से ज़मीन धसक जाता है, लोगों को बचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, रोड सब ब्लॉक हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। इस तरफ एक गाड़ी, इस तरफ एक गाड़ी रह गया, बीच में ज़मीन धसक गया। क्यों होता है इसका रीज़न जान लीजिए। एक प्रकार का अगर हेवी रेनफॉल हुआ तो भी जमीन धसक के नीचे मिट्टी और कीचड़ बन के पत्थरों के साथ नीचे धसक जाता है, लैंडस्लाइड। उसके बाद अर्थक्वेक में भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, भूकंप में भी होते हैं, और पत्थरें सारे नीचे आ जाते हैं। ग्रेविटी की वजह से भी होता है ना, ग्रेविटी भी इसका और एक रीज़न है, देख लीजिए। और कब हुआ था ये? रिसेंटली जुलाई में। ये होता रहता है, हमारे भारत में भी होता ही रहता है। जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, लेट जुलाई में, जुलाई 2026 में हेवी रेनफॉल के वजह से जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हुआ था। आपके सामने है लावा, आग्नेय उद्गिरण, ठीक है, वोल्केनो, आग्नेय उद्गिरण। इससे क्या होता है, क्या निकलता है? वो लावा को क्या बोलते हैं? मोल्टन माग्मा, ठीक है। ये माग्मा रॉक का एकदम हीट वाला, एकदम गर्म वाला
तरल चीज होते हैं, लिक्विड चीज होते हैं। फायर, लिक्विड फायर एक प्रकार का, सीधे साधे भाषा में बोलेंगे हम लोग लिक्विड फायर, ठीक है। मोल्टेन मैग्मा रॉक जो कि ऊपर की तरफ फेंकता है, नीचे की सतह में इसके हलचल होने की वजह से जो एनर्जी होती है टेक्टोनिक, ये भी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है। और इसकी जो अंदर जो गर्मी रहती है ना, देखो कोई चीज़ अगर अंदर गर्मी रहती है तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो वैसे अंदर से टेक्टोनिक प्लेट से गर्मी जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और उसके जो मैग्मा है वो मोल्टन होके ऊपर की तरफ बहता है, तो उसको मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। सबसे बड़ा वोल्केनो देख लीजिए कहाँ पर अभी भी एक्टिव है, नोट करिए, हवाई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा डिजास्टर उसी में हो रहा है ना। जितने हमने देखा यूएसए के बहुत सारे हैं पॉइंट, है ना। जापान में अर्थक्वेक, सुनामी भी आ जाती है ना, लेकिन यूएसए में आपने देखा ये वोल्केनो अभी भी एक्टिव है जिसका नाम है हवाई, और हवाई जगह में, और उसका नाम है मोना लोआ। वोल्केनो का भी नाम दिया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा मोना लोआ, और जगह है हवाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हाईएस्ट वोल्केनो जो है एकदम से ज़्यादा ऊंचा वाला वोल्केनो कहाँ पर क्रिएट हुआ है, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर, चिली और अर्जेंटीना देश के बॉर्डर में हाईएस्ट वोल्केनो, समझ रहे हो ना, सबसे हाईएस्ट वोल्केनो, ठीक है, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर में देखा गया था, और इसका नाम था ओजस डेल सलाडो, ठीक है। इन सब का नाम याद रखना, ये बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, ये एमसीक्यू में आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, इवन केवीसी में भी पूछा जाता है, और आप लोगों के एनडीए में भी ये पूछा जा सकता है। इस वोल्केनो का नाम याद रखेंगे, सारे जितने नेचुरल डिजास्टर है उसका एक एक नाम भी दे देते हैं साइंटिस्ट। पहले तो हमको पता नहीं था सुनामी क्या होता है, लेकिन समंदर वाला जो तूफान को, वाटर वाला जो फ्लड होता है ना, उसको सुनामी नाम दिया गया, समझ रहे हो ना। तो इसका भी ऐसे नाम है वोल्केनो का, ओजस डेल सलाडो, जो कि चिली अर्जेंटीना बॉर्डर में दिखाई देता है। तो बच्चों ये सब था हम लोगों का नेचुरल डिजास्टर के एक एक पार्ट, आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो उसे और एक बार रीड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे पढ़ाई पे, इस विषय पे आप लोगों के एनडीए के क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए बहुत काम देगा। हम लोग दिन रात इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं, देश के लिए बहुत कुछ करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग